तो एयू स्मॉल अगर आप देखेंगे हमने की है, राजस्थान बेस्ड बैंक है, मोस्टली जयपुर बेस्ड है, सारे टूर ऑपरेटर्स को फंडिंग करती है। इनका फाइनेंसिंग स्टाइल अगर आप देखेंगे तो बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यूनिक है, बहुत अग्रेसिव फाइनेंसिंग करते हैं ये। टूर ऑपरेटर को ज्यादा किया इन्होंने। इनका अगर आरओए देखेंगे तो 2% है, जो लगभग घट के 1.8 की तरफ आ रहा है अभी। आरओई जो है 15-16% का इसका है, 30% टॉप लाइन करती है लोन बुक में, 29-28% का इनका लोन बुक ग्रोथ होता है, टॉप लाइन बॉटम लाइन। और प्रॉफिटेबिलिटी एंगल से अगर आप देखेंगे तो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए को बहुत कवर करके चलते हैं। तो ब्रॉडली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इज मच बेटर देन द लार्जर प्राइवेट सेक्टर बैंक दैट वी हैव, बट इसमें रिस्क ज्यादा है क्योंकि फोकस थोड़ी ज्यादा है स्पेसिफिक रीजन पे, विच इज राजस्थान, और स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज पे भी ज्यादा फोकस है बिकॉज टूरिज्म और ज्यादा है राजस्थान में वो बोल के। बट अगर आपको एक स्टॉक चाहिए जहां थोड़ा सा रिस्क प्रोफाइल ज्यादा हो और जहां पे आपको लगता है कि रिटर्न भी ज्यादा बन सके, वो एयू स्मॉल है। बट एयू सस्ता नहीं है, दैट्स द ओनली थिंग। और ये बाजार में जो भी चीज अच्छी है वो सस्ती नहीं है, तो सिर्फ एयू का प्रॉब्लम नहीं है, ये ओवरऑल मार्केट इंपैक्ट है कि मार्केट में जो भी कुछ ज्यादा अच्छा है वो सस्ता नहीं है। बट जो इनका प्रोमोटर है संजय अग्रवाल, बहुत एग्रेसिव है और उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया था 2001-2002 से, और उसके बाद वो एचडीएफसी बैंक के डीएसए हुआ करते थे, एचडीएफसी बैंक के साथ वो लोन क्रिएट करते थे उनके लिए, और वहां से बढ़ा है। बट मुझे अगर आप पूछेंगे तो मुझे लगता है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये सस्ता नहीं है, थोड़ा महंगा है प्राइस टू बुक एंगल से भी, और इसका पी रेशियो भी लगभग 30 के लगभग है, उसके बाद भी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक देखने लायक बैंक है और सोचने लायक बैंक है। और ऑब्वियसली रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अपना रिसर्च खुद करना है, आपको खुद समझना है कि आपको एयू लेना है कि नहीं लेना है। और उसके बाद ये स्टॉक थोड़ा वॉलेटाइल ज्यादा रहता है, कोविड के समय भी गिरा काफी था और फिर रिकवरी हुई थी, वो इसलिए बिकॉज ये बहुत स्पेसिफिक और रीजन बेस्ड बैंक है। और इसका अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो इसके सेक्टर वाइज भी राजस्थान से लिंक्ड थे पहले, बट अभी डाइवर्सिफाई होकर काफी अक्रॉस द बोर्ड चली गई, अक्रॉस द कंट्री जा रही है। तो 2-3-4 साल में ये डाइवर्सिफाई हो जाएगी काफी, बट प्रिडोमिनेटली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अभी भी ये थोड़ी सी सेक्टर स्पेसिफिक स्ट्रोक रीजन स्पेसिफिक बैंक है। तो इतना ही कहते हैं एयू के लिए। सर जोमेटो का फंडामेंटल समझ नहीं आ रहा, नेगेटिव आरओई आरओसी ईपीएस भी नेगेटिव है, जिसका मतलब है कि ब्रोकरेजेस हाउसेस कैसे ट्रैक करते हैं इसको, क्या ये लॉन्ग टर्म में क्या सच में मल्टी बैगर हो सकता है? मुझे नहीं लगता जोमेटो मल्टी बैगर होगा। आप 40,000 करोड़ मार्केट कैप में एयू स्मॉल फाइनेंस लेंगे तो मुझे ज्यादा एकेडमिकली ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा एयू स्मॉल को देखने में 40,000 करोड़ मार्केट कैप में, बजाय कि मैं जाकर कोई जोमेटो को लूं जो घाटे की दुकान है। देखो मैंने पीछे भी बोला है कि जोमेटो स्विगी दोनों लॉगर हेड पे लड़ रहे हैं। अगर एक ही आदमी होता है और लॉस करता है तो वो अल्टीमेटली पैसा कमा लेता है, लेकिन जब दो आदमी लॉस करते हैं, एक दूसरे को अंडरकट करते हैं, तो अल्टीमेटली पैसा कमाना मुश्किल होता है। तो मुझे तो जोमेटो नहीं लगता है कि कोई बहुत चमत्कार कुछ होगा। हाँ वापस बढ़ सकता है दूसरी बात है, बट मल्टी बैगर वाला नहीं लगता है, बिकॉज कैश फ्लो एंगल से अगर आप देखेंगे इंडिया बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। अगर आप थोड़ा सा रेट बढ़ा देते हैं तो लोग भाग जाते हैं, लोग वापस आते नहीं है, और कस्टमर स्टिकीनेस कस्टमर लॉयल्टी बोल के उतनी नहीं है इंडिया में जितनी लगती है हमको है। तो थ्योरेटिकली दूसरी बात हो सकती है, बट अगर आप जोमेटो को देखेंगे तो मेरे हिसाब से जोमेटो एज अ स्टॉक वेरी एक्सपेंसिव, और प्रॉफिटेबिलिटी जब होगी तो उस समय देखा जाएगा। मुझे तो लगता है अगर प्रॉफिटेबल हो जाए उसके बाद स्टॉक डबल पे लेना ज्यादा ठीक है, बजाय कि अभी इसको कोई ले और उसको वैसे सोचे। तो गोयल जी मैंने जब पैसा कमाया, पैंटालून हो, पेज हो, बजाज फाइनेंस हो, जब लिया उस समय लो पी था, जब बेचा तो वो हाई पी था। हाई पी पे खरीदा नहीं, हाई पी पे हमने खरीदे हैं शेयर, और जब भी खरीदा है वो शेयर पे पैसा ज्यादा बना नहीं है। तो उस हिसाब से मैं आपको बोलूंगा कि हाई पी स्टॉक जो है वो लेते टाइम आपको लगता है कि अच्छा है, पोटेंशियल है, बनेगा पैसा, लेकिन हाई पी स्टॉक से खरीद कर उसको पैसा बनाना डिफिकल्ट होता है। मल्टी बैगर जब बनेगा, जब पी लो होगा, ग्रोथ हाई होगा, तो ईपीएस भी बढ़ता है और पी भी बढ़ता है, तो डबल आपको इंपैक्ट आता है। तो वो हिसाब से देखना चाहिए, बजाय कि जस्ट बजाज फाइनेंस, डीमार्ट, पैंटालून सब हाई पी हो गए। वो हाई पी लिया नहीं था, वो हाई पी हो गए तभी पैसा बना। अगर हाई पी लेते तो शायद इतना पैसा नहीं बनता। हाई लो आरओई हाई ग्रोथ स्टॉक में पैसा बनता है क्या सर? थ्योरेटिकली नहीं बनता है, लेकिन अगर बुल मार्केट है तो ना कोई बुल मार्केट आरओई देखता है ना कुछ देखता है, बुल मार्केट से ग्रोथ देखता है। पैंटालून रिटेल जिसमें मैंने 40 गुना पैसा बनाया, उसका आरओई था 12, 14, 15%, ग्रोथ था 80-90%, और पैसा इसलिए बन गया क्योंकि बुल मार्केट था। बुल मार्केट में एक ही चीज मैटर करता है, वो है ग्रोथ। लो इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट अगर होगा और लिक्विडिटी गश होगा तो आरओई को नहीं देखता है मार्केट, लेकिन वो बुल मार्केट में। लेकिन अगर लो आरओई है और हाई ग्रोथ है और बुल मार्केट में आपका पैसा बनेगा, लेकिन अगर आप एग्जिट नहीं कर पाए तो वही वो स्टॉक होते हैं जो 80-90% गिरते हैं। जो स्टॉक हाई आरओई और हाई ग्रोथ होता है, वो जहां ग्रोथ खत्म होता है, वो आरओई हाई मतलब कि वहां से कैश फ्लो बन रहा है, कैश फ्लो से डिविडेंड आ जाता है या बायबैक हो जाता है। लेकिन अगर आरओई लो है और ग्रोथ हाई है, मतलब वो ग्रोथ अचीव करने के लिए कंपनी को बार बार क्यूआई भी करनी पड़ती है, इक्विटी डाइल्यूट करना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, जो अल्टीमेटली जाकर जब बुल मार्केट खत्म होता है तो कंपनी को फंडिंग रुक जाती है और उसके बाद कंपनी कोलैप्स के वर्ज पे आ जाती है। तो लो आरओई और हाई ग्रोथ पे पैसा बनता है, लेकिन लो आरओई और हाई ग्रोथ उस म्यूजिकल चेयर की तरह है जहां अगर आप नाच रहे हैं, आप खेल रहे हैं, तो आप कृपा करके कुर्सी के बगल में रहें, क्योंकि जब म्यूजिक बंद होएगा और आपके पास कुर्सी नहीं होगी तो आप गेम से सीधा आउट हो जाते हैं। तो वैसे देखना चाहिए, बट ये बात नहीं है कि लो आरओई और हाई ग्रोथ में पैसा नहीं बनता है, लेकिन स्कॉर्चिंग बुल मार्केट चाहिए, पागलपंती का बुल मार्केट चाहिए, ठीक पैसा बन जाता है। कह रहे हैं सर बजाज फाइनेंस शोड 30% ग्रोथ इन अर्निंग्स बट डिक्लेयर्ड डिविडेंड, इज दिस सजेस्टिंग स्लोइंग डाउन इन द फ्यूचर? ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये स्लो डाउन नहीं है, बजाज फाइनेंस इससे ऊपर बढ़ना ही नहीं चाहता है। 30% ग्रोथ इनफ है, कभी भी वो 40% बढ़ेगा नहीं, इसीलिए उन्होंने डिविडेंड दिया है, और इसको नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए कि डिविडेंड दिया इसलिए आगे ग्रोथ नहीं करेगा।
वो ऐसे भी ग्रोथ नहीं करता, तो इसीलिए उसने डिविडेंड दे दिया। बिकॉज 30% से ऊपर कोई भी फाइनेंस कंपनी ग्रोथ नहीं करना चाहती है। आप एयू को देख लें और बजाज को देख लें, जो ये ग्रोथ लेवल कर रहे हैं इनके हिसाब से बहुत ऊंचा है, इससे ज्यादा लोग ग्रोथ नहीं करना चाहते, वही बोलकर ये लोग ऐसे किए हुए हैं। सर गोल्ड प्राइसेस राइज इन इंडिया, विल टाइटन डू वेल और इट्स मार्जिन एंड सेल्स विल फॉल। ये बड़ी अजीब थ्योरी होती है। जब सोने का दाम बढ़ता है तो लोग सोना खरीदना एक बार बंद कर देते हैं, बोलते हैं यार घटेगा तो खरीदेंगे। तो इफ गोल्ड प्राइसेस गो अप टेम्पररली बीच में टाइटन का सेल थोड़ा सा कम हो जाएगा, बिकॉज लोग वेट करने लग जाएंगे कि अभी सोने का दाम घटेगा तो हम खरीदेंगे। लेकिन लॉन्ग रन में टाइटन बेनिफिशियरी होता है, बिकॉज टाइटन जो अपना मेकिंग चार्ज है वो परसेंटेज पे लेता है। तो सोना अगर 60,000 से बजाय 70,000 रुपया 10 ग्राम का हो गया, तो टाइटन अपना मेकिंग चार्ज परसेंटेज पे लेता है, तो टाइटन ज्यादा अपना मेकिंग चार्ज लेगा, बिकॉज वो 70,000 के ऊपर लेगा बजाय कि 60,000 के ऊपर। पहले वो ग्रामेज पे लेते थे, लेकिन अब उन लोगों ने चेंज कर दिया फॉर्मेट काफी सालों से। अब वो मेकिंग चार्ज जो है परसेंटेज पे लेते हैं। बट हाँ, एक बार सोना का दाम अगर बढ़ जाएगा तो टेम्पररी टाइटन का सेल थोड़ा कम हो सकता है, बिकॉज लोग डेफर मोड में आ जाते हैं कि यार जब वापस घटेगा तो लेंगे। फिर जब वो देखते हैं 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना तक नहीं घटता है, तो फिर वो जाके खरीद लेते हैं। बट हाँ, इसका बड़ा बेनिफिशियरी मुथूट जरूर होगा, जो मैं पीछे भी 2-4 बार बोला हूं आपको, अगर सोना का दाम बढ़ता है तो मुथूट फाइनेंस मेरे हिसाब से बेनिफिशियरी है। रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, आपको अपना रिसर्च करना और अपने हिसाब से जो शेयर आपको अच्छा लगता है वो आप ले सकते हैं। एनीवे, मुझे लगता है एचडीएफसी लाइफ अभी भी फंसा हुआ रहेगा, रिजल्ट उतना कोई खास आया नहीं और स्टॉक फुल्ली वैल्यूड है, ऑलरेडी 2 साल से रुला रहा है। पीछे भी हमने इसका बात किया था, ये स्टॉक शायद पीछे भी बात हुई थी हमारी कि ये 420 का तो लो मारा था शायद कोविड के समय, 380-400 का, अभी 550 520 530 है, तो कोई खास मूवमेंट हुआ नहीं। मुझे लगता है बहुत लंबा ग्राइंड होगा एचडीएफसी लाइफ में, तो अगर आप इससे निकल के कहीं और जा पाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फॉर स्मॉल कैप इंफ्रा कंपनीज लाइक पीएनसी इंफ्रा, केएनआर कंस्ट्रक्शन, देखो स्मॉल कैप इंफ्रा कंपनी जो होती है ना, वो प्रॉब्लमैटिक होती है और स्मॉल कैप इंफ्रा में पैसा बनाना पॉसिबल नहीं है जब तक स्कॉर्चिंग बुल मार्केट नहीं हो स्मॉल कैप इंफ्रा का। तो वो आपको देख के करना चाहिए। अगर आप स्मॉल कैप इंफ्रा ले रहे हैं तो बड़ा इंफ्रा में बुल मार्केट होगा तो ही पैसा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और मेरा तो ये एक्सपीरियंस बताता है कि 40-50% स्मॉल कैप इंफ्रा कंपनी 10-20 साल में बंद ही हो जाती है। आप देख लीजिए हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, IVRCL, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन, जितने 2003 से 2008 के जो डार्लिंग्स थे, लैंको इंफ्रा और क्या क्या नाम थे सारे, आप देखिए या तो 80-90% गिर गया, उनके पाटिया गुल हो गया। पाटिया गुल हम लोग मारवाड़ी में बोलते हैं, जो कोई लुढ़क जाता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्मॉल कैप इंफ्रा में दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको लेना है तो इंफ्रा को जो एड करते हैं उनको ले सकते हैं, एक्शन कंस्ट्रक्शन जैसे है, या जो सप्लाई करते हैं इंफ्रा को उनको आप ले सकते हैं। हैवल्स फॉर एग्जाम्पल है, पॉलीकैब है, ये सब स्टॉक्स अच्छे हैं। फिर भी इंफ्रा चलेगा तो ये भी चलेगा, बट ये सस्ते नहीं है। और जैसे भी है मैं बोलता हूँ, ये रिकमेंडेशन भी नहीं है। बट अगर आपको डायरेक्ट इंफ्रा सर्विस प्रोवाइडर्स नहीं लेना चाहिए, इंफ्रा में जो सामान सप्लाई करते हैं, जैसे मैंने बोला हैवल्स, पॉलीकैब और ये सब टाइप कंपनीज आप देख सकते हैं। संजय कुमार कह रहे हैं इंडिगो पेंट 60% करेक्ट हुआ है, क्या इसमें अभी भी ग्रोथ फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है? आपको याद होगा इंडिगो पेंट शुरू से ही मुझे कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगता नहीं था और अभी भी नहीं लगता है। मुझे भी लगता है ये बहुत हाइप्ड अप स्टॉक है और इसीलिए आपको इंडिगो पेंट टाइप कंपनी में जो सेकंड नंबर है ना, वो जो 2%, 4%, 5% मार्केट शेयर का, वो तो कभी नहीं लेना चाहिए। या तो लो तो एशियन पेंट लो कम से कम, और नहीं तो कोई और लो जो सेक्टर लीडर कम से कम हो ये सब सेक्टर्स में। और अगर आप इंडिगो पेंट टाइप कंपनी ले रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर डिफिकल्टी रहेगा इसमें से पैसा ज्यादा बनाना और जोर से बनाना। उसके बाद एक और क्वेश्चन आ रहा है, सर रीट्स में इन्वेस्ट करना क्या कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न रहता है? देखो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में मेरे हिसाब से 8-9 मैक्सिमम, अगर बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ आपने किया तो 10% का रिटर्न CAGR होगा, उससे ज्यादा रीट्स में रिटर्न आता नहीं है। तो इसलिए मैं नहीं सजेस्ट करूंगा आपको कि रीट्स में आप ब्लाइंड करके करें। हाँ, अगर आप मेंटली ओके हैं 8-9-10% रिटर्न के लिए तो आप रीट्स में लगा सकते हैं, बिकॉज रीट्स अक्रॉस ज्योग्राफीज डाइवर्सिफाई करेगा और अक्रॉस ज्योग्राफी जब आप डाइवर्सिफाई करते हैं तो रियल एस्टेट में उतना बड़ा रिटर्न नहीं बनता है।